Hello magical minds, welcome to Edu Attack Study channel. I hope you all doing well. So magical minds, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया एंड उसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम किन संस्थानों को कहते हैं. वो बॉडी यानी कि दोज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी दैट ड्राइव इट्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी कि जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो उसी समय कुछ ऐसे संस्थान यानी कि बॉडीज की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी जिनको डायरेक्ट पावर दिया गया था किस चीज के लिए, फॉर गुड गवर्नेंस के लिए. इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से जानते हैं. वेल, एंड द सेकेंड पॉइंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल इधर डायरेक्टली स्टैब्लिश, यानी जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि डायरेक्टली स्टैब्लिश किया गया था, एंड दिस एंटिटीज और मैंडेट देयर क्रिएशन आउटलाइनिंग देयर कंपोजिशन पावर फंक्शंस एंड ड्यूटीज. दिस बॉडीज आर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पूरी तरह से प्रोविजन बनाया गया है, क्या उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, वो किस तरह से गवर्न कर सकता है विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड मेकिंग दैम अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए. यानी कि संविधान के बनने के टाइम जो डायरेक्टली स्टैब्लिश किए गए कुछ ऐसे बॉडीज थे जिनका काम इंडिपेंडेंट होके करना है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, एसपीएससी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ईटीसी. इसी के जो भी आपके बॉडीज हैं उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं. पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम क्या है, इंडिया में जो आपके इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को फ्रीली और इंडिपेंडेंट कंडक्ट कराना. फिर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी 2016 में पास हुआ है ये. फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया के, उनके एडवांसमेंट के लिए इकोनॉमिकली सोशली उनको किस तरह से और ज़्यादा हम एडवांस कर सके, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है. इनके गुडनेस के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए ये स्पेशली डेडिकेटेड कमीशंस बनाए जाते हैं. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हाँ अल्पभाषी के लिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 324 मेंशन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम है फ्रीली इलेक्शन को कंडक्ट कराना, और इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी काम है, किसी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाना, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्टेट लेवल की पार्टी बताना, सर्टिफिकेट देना, वोटर लिस्ट तैयार करना, एंड पार्टी को सिंबल्स अलॉट करना. ओके, देन कंपोजिशन की बात कर लेते हैं. तो इलेक्शन कमीशन में जो होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं विच आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, उनको इलेक्ट करते हैं. देन अभी प्रेजेंट में वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए. अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी बनाई जाती है, जिसमें इंक्लूजन होता है आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा. लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं. वो ये तीनों मिलके नाम आपके प्रेसिडेंट को देते हैं, फिर प्रेसिडेंट जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं. देन टेन्यूर इलेक्शन कमीशन की बात कर ले तो अगर कमिश्नरेट वो बने हैं तो कितने साल के लिए होंगे, 6 years के लिए ड्यूटी होती है और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, फिर उनको रिटायर होना पड़ता है. रिमूवल की बात कर लेते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कैसे रिमूव होंगे, सेम ग्राउंड है as mentioned in the constitution as a judge of supreme court. जिस तरह से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है उसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है. और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं दे कैन बी मूव ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. रिजिग्नेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपना रिजाइन लेटर देते हैं. फिर पोस्ट टेन्यूर अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं
तो एलिजिबल होते हैं फर्दर अपॉइंटमेंट के। इन पे ये इन्फोर्स नहीं होता कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर है, सो अगर इसके बाद ये रिटायर हो गए आफ्टर 65 ईयर्स, सो उसके बाद भी ये दूसरे अपनी कमीशन में या काम कर सकते हैं। पावर मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनका काम है सुप्रिटेंड करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का सिलेक्शन जो है हमारे पब्लिक होती है वो इलेक्ट करती है। देन स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। फिर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक पूरा इसका मेंशन है प्रोविजन। कंपोजिशन की बात कर ले तो 1 चेयरमैन होते हैं एंड सच नंबर ऑफ अदर मेंबर्स विच आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। अपॉइंटमेंट भी होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका भी टेन्यूर है 6 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। रेजिग्नेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिजाइन लेटर दे सकते हैं। रिमूवल की बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको रिमूव कर सकते हैं इन मैनर एंड ऑन सेम ग्राउंड विच मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मिसबिहेवियर है, प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, इंक्वायरी के लिए भेज सकते हैं और भेजते हैं। इफ द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कॉज ऑफ रिमूवल एंड एडवाइस सो प्रेसिडेंट जो होते हैं ये यूपीएससी के चेयरमैन को और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। फिर पोस्ट टेन्यूर अपॉइंटमेंट की बात है, अगर चेयरमैन जो है क्या एलिजिबल है आफ्टर ये रिटायरमेंट के बाद, सो चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट। फिर जो अदर मेंबर्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद है जो चेयरमैन है और अ मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म, इसमें सेकेंड टर्म भी नहीं दिया जाता है। देन यूपीएससी इज अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, यानी कि जो फर्स्ट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ये रिक्रूट करने का काम करती है। देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 पूरा बताया गया है किस तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपना काम करती है। इसमें भी कंपोजिशन है 1 चेयरमैन होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं विच आर डिटरमाइंड बाय गवर्नर। अगर सेंटर की बात करें यूपीएससी में तो उसमें डिसीजन लिया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती है तो इसमें जो पूरा आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके पूरा कंपोजिशन है, अपॉइंटमेंट है, वो कौन करता है, स्टेट के गवर्नर। अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर ऑफ स्टेट। इसमें भी टेन्यूर है 6 ईयर और अंटिल दे अटेन 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। गवर्नर को रेजिग्नेशन लेटर दिया जाता है। पावर यह है कि एसपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन द स्टेट। अब रिमूवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिमूवल जो होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। इसमें भी सेम आपका प्रोविजन है जैसा यूपीएससी के लिए है। अगर मिसबिहेव कर रहे हैं चेयरमैन या चेयर और भी मेंबर्स तो सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो जितना भी ये इनका बिहेवियर है वो सही नहीं है तो वो प्रेसिडेंट को कहते हैं कि आप इन्हें रिमूव कर दें। नोट, दो द चेयरमैन एंड द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट दे कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट। पोस्ट टेन्यूर अपॉइंटमेंट क्या कहता है, चेयरमैन जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो एलिजिबल है फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी और एज द चेयरमैन ऑफ एनी अदर एसपीएससी। दूसरे भी स्टेट के ये चेयरमैन और दूसरे मेंबर में इंक्लूड हो सकते हैं बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। अदर मेंबर्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी or as the chairman of that SPSC or any other SPSC but not for any other employment. chairman और member हैं with those who are not eligible for second term, इसमें भी second term में इनको अपॉइंट नहीं किया जाता। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, आर्टिकल 280 कहता है ना। आर्टिकल 280 कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें है आपका चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं। और आपको क्या पता है इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का क्या नाम है, उनका नाम है केसी नियोगी जो अपॉइंट हुए थे 1951 से। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1952 में और टोटल इनका पीरियड था ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट 1952 से लेके 57 तक टेन्यूर था। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। टर्म जो है वो भी स्पेसिफाई होता है बाय प्रेसिडेंट इन हिज और हर ऑर्डर।
पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट है, एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। फंक्शंस की बात कर लेते हैं तो रिकमेंड करते हैं रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, किन मतलब सेंटर स्टेट के बीच में कितना आपका ये टैक्स देने, किसको कितनी जरूरत है फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, स्टेट लेवल में के बीच में भी कि किन किन स्टेट को कितना पैसा दिया जाए, एंड दी एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। देन द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांटिंग एड, कितना देना चाहिए आउट ऑफ द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। फिर है मेजर करता है नीडेड टू ऑगमेंट, किस तरह से हम कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट है उसको और अच्छा कर सके, रिसोर्सेज को कैसे और अच्छा बना सके जिससे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो आपके रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। एनी अदर मैटर रिफर to it by the president in the interest of sound finance. And GST, the most important GST, Goods and Services Tax, और GST काउंसिल की बात कर लेते हैं। सो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 279A बोलता है, अमेंडमेंट हुआ था 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 में लाया गया था। 279A इंसर्ट किया गया था न्यू आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आर्टिकल एम्पावर्ड करता है प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ GST काउंसिल बाय एन ऑर्डर। So accordingly the president issued the order in 2016 and constitute the council of GST। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 279A है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है 101 एक्ट ऑफ 2016। देन कंपोजिशन की बात करते हैं तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट करता है नॉमिनेट। चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इज अ परमानेंट इनवाइटी होते हैं, नॉन वोटिंग, इनको वोटिंग का राइट नहीं होता टू all proceedings of the council, but they take participate in all proceedings of the council। functions की बात कर लेते हैं तो टू रिकमेंड करता है सेंटर को और स्टेट को ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। फर्स्ट, टैक्सेस, सेस और सरचार्ज लिवाइड बाय द सेंटर कितना होना चाहिए, कितना टैक्स होना चाहिए। हाँ, द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज दैट वुड गेट मर्ज इन GST, क्या क्या आपका मर्ज होना चाहिए GST में, क्या नहीं होना चाहिए, कितना GST परसेंटेज होना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज दैट में बी सब्जेक्ट टू GST और एग्जेम्प्ट किसको करना चाहिए, किसको इंक्लूड करना चाहिए। मॉडल GST लॉस कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ लिवाई होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ GST लिवाइड ऑन द सप्लाईज in the course of interstate trade or commerce and the principles that govern the place of supply। देन जो इसका मेन सेक्रेटरीट है वो न्यू दिल्ली है, और एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होते हैं, यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो कि आपके UPSC से आते हैं ऑफिसर। फिर ओवर द टाइम जब इनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये सारे सेक्रेटरी इन सब अपॉइंटमेंट्स को ये लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 338 डिटेल में बताता है। कंपोजिशन है 1 चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इनका टेन्यूर जो होता है 3 साल का होता है। पोस्ट टेन्यूर अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं, नॉट एलिजिबल होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। फंक्शंस की बात करते हैं, टू सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के साथ कोई हरासमेंट तो नहीं हो रहा है, क्या वो बैकवर्ड तो नहीं है, तो उनको इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे उनको और ज़्यादा कह सकते हैं कि एडवांसमेंट के लिए काम किया जाता है। फुल्ली डेडिकेटेड एक आपका कमीशन है ये। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 338A। देन कंपोजिशन है 1 चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, टेन्यूर 3 साल का होता है। पोस्ट टेन्यूर की बात कर ले तो एलिजिबल नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। फंक्शन की बात कर ले तो जो सेम फंक्शन था शेड्यूल कास्ट के लिए वही यहाँ पे है कि इनका कहीं ये सोशल एजुकेशन लेवल पे, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो बैकवर्ड है, सो उनको बेटरमेंट के लिए यहाँ पे काम किया जाता है।
फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 338 बी डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 102 और जो आपका एक्ट पास हुआ था 2018 में। इसमें कंपोजिशन है, चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। इनका भी जो पूरा फंक्शनिंग का टाइम होता है 3 साल का होता है। पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट की बात कर ले तो ये भी एलिजिबल नहीं है मोर देन 2 टर्म्स। फंक्शंस की बात कर ले तो सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज प्रोटेक्ट देयर सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और एनहेंस करना उनकी जो लाइफ है, हाँ, एजुकेशन लेवल पे, सोशल लेवल पे उनको और आगे बढ़ाना। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 350 बी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में ही आ गया था। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भाषा, जो वो बोली बोलते हैं, तो उनकी जो कम अगर जनसंख्या है तो उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जा सके। फिर कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 1 मेंबर होते हैं इसमें ओनली। अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। रीजनल ऑफिस है बेलगाम, कर्नाटका, चेन्नई, कोलकाता। देन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इनसे रिलेटेड जितने भी मैटर होता है उसको देखता है। फंक्शंस की बात कर ले तो इन्वेस्टिगेट करता है ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्ड एंड प्रोवाइड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। टू सबमिट रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, रिगार्ड्स ऑन देयर स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल अग्रीड सेफगार्ड क्या है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। देन मॉनिटर करता है टू इम्प्लीमेंट द सेफगार्ड थ्रू questionnaires, visits, conference, seminars, meetings, review mechanism. CAG कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 1482, आर्टिकल 151। इसमें अपॉइंटमेंट होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्यूर होता है 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करके ये अपना दे सकते हैं रिजाइन लेटर। रिमूवल की बात कर ले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फंक्शंस की बात कर ले तो इंडिया के जितने भी आपके ट्रेड है, कॉमर्स है, उसको ऑडिट करना, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज दैट रिसीव फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो ऑफिस होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, बनके उनके यानी कि उनके बिहाफ पे जो केसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 76, 88, आर्टिकल 105। अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म फिक्स नहीं है, कितने भी टर्म्स के लिए हो सकते हैं। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। रेम्यूनरेशन डिटरमाइन कौन करता है? इनका सैलरी, ये सब फंक्शंस, अलाउंसेस विच इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फंक्शन ये है कि प्राइमरी लॉयर होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड एडवाइस करते हैं ऑल लीगल मैटर्स अलोंग विद रिप्रेजेंटेटिव इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन हाई कोर्ट्स। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम है उसी तरह से हर स्टेट में एक अपना एडवोकेट जनरल होता है जो कि अपॉइंट होता है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। सो यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल डील करता है 165, 177, 194। अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर ऑफ स्टेट। टर्म यहाँ भी फिक्स नहीं है। रेजिग्नेशन ये किसे दे सकते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर? गवर्नर को, गवर्नर ऑफ द स्टेट। रेम्यूनरेशन जो है वो आपका डिटरमाइन होता है बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। फंक्शंस वही है, प्राइमरी लॉयर होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के और रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, एज वेल एज लीगल मैटर्स पे ये अपना एडवाइस भी देते हैं। देन ये तो रहा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थे उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड डिटेल्स। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।